नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग स्त्री प्रत्यय प्रकरण पढ़ रहे थे और स्त्री प्रत्यय प्रकरण में इसके पहले और उत्तर पदार्थ औपम्य इस सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज की जो हमारी कक्षा है संहित सप लक्षण वामादेश ये सूत्र, और आज स्त्री प्रत्यय प्रकरण यहाँ से पूर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अपने विषय पर चलते हैं। आइए, जो सूत्र है संहित सप लक्षण वामादेश, तो संहित सप लक्षण वामादेश ये सूत्र है, और ये सूत्र भी उंग प्रत्यय का विधान करता है। कौन सा प्रत्यय है? उंग प्रत्यय का ये विधान करता है। तो ये जो सूत्र है ये भी उंग प्रत्यय करता है। अंतर इतना है कि जैसे पहले जो सूत्र पढ़े थे उत्तर पदार्थ औपम्य, वो सूत्र जो है उपमान अर्थ में किया था कि उपमानवाची पूर्व पदम उत्तर पदम उरु उत्तर पदम यत् प्रातिपदिकम तस्माद उंग स्यात्, कि उपमानवाची पूर्व पद में हो उरु उत्तर पद में हो, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय होता है। ये सूत्र भी उंग प्रत्यय करता है। अंतर इतना है कि ये अनौपम्यार्थम अर्थात उपमानवाची, ये वाला उपमानवाची शब्द नहीं होगा, मतलब उपमानवाची शब्द का कोई यहाँ पर विषय नहीं होगा। तो अनौपम्यार्थम मतलब उपमानवाची नहीं है। बाकी यहाँ पर ये जो पद दिए हैं कि एक संहित सफ लक्षण वामादेश, तो संहित सफ लक्षण वामादेश इन शब्दों से ये शब्द जो है आदि में हो और उरु जो है उत्तर पद में हो, तो उरु उत्तर पद में हो मतलब उरु बाद में हो। संहित सफ लक्षण वाम ये जो शब्द आदि में हो और उरु उत्तर में हो, तो ये जो है तो सूत्र उंग प्रत्यय का विधान करता है। ऐसा है ये। यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर जो है तो इसका समास कर लेते हैं। संहितश्च सफश्च लक्षणश्च वामश्च इति इतरेतर योग द्वंद्वः संहित सफ लक्षण वामाः ते आदयो यस्य सः संहित सफ लक्षण वामा संहित सफ लक्षण वामादिः तस्मात् संहित सफ लक्षण वामादेः। इस प्रकार से यहाँ पर ये षष्ठ्यंत पद बनता है और चाव्य पद है। इस सूत्र में, समस्त सूत्र में केवल दो ही पद हैं। तो संहित सपलक्षण वामादेहे, तो ये सूत्र का अर्थ लग ही गया था कि संहित सफ लक्षण वाम ये शब्द पूर्व में हो, उरु उत्तर पद में हो, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पर उंग प्रत्यय का विधान होता है। मतलब ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय होता है। तो जैसे संहित शब्द है संहितोरु, अब यहाँ पर क्या होता है कि संघितोरु, इसके प्रयोग बनते हैं संघितोरुहु। तो संघितोरुहु यहां पर क्या होता है कि संघितोरुहु, इसी तरह से सफोरुहु लक्षणोरुहु वामोरुहु, ये जो तो प्रयोग बनते हैं। तो यहां पर जैसे कि संघितोरुहु, संघितोरुहु, असंघितोरु शब्द से यहां पर क्या कर दो, प्लस उंग कर दो, उंग में उ बचेगा। इसी तरह से लक्षणोरु, इसी तरह से सफोरु संहित, इसी तरह से सफोरु कर दो, और वामोरु, प्लस ऊंग, इस प्रकार से कर देना। ऊंग में क्या बचेगा, ऊ, और यहां पर क्या कर देना, सवर्ण दीर्घ कर देना। सवर्ण दीर्घ करने से ये प्रयोग बन जाएंगे संगितोरु लक्ष सफोरु लक्षणोरु वामोरुहु। तो ये लग गया। बस यहां पर कुछ नहीं करना, केवल ये ध्यान रखना है कि ऊंग प्रत्यय करता है। इन शब्दों से ऊंग प्रत्यय होगा। तो जैसे संगितोरु से ऊंग कर दो और ऊंग में गकार की संज्ञा ऊ बचेगा, ऊ मिलके जो तो सवर्ण दीर्घ हो जाएंगे, तो प्रयोग बन जाएगा संघितोरुहु। संघि तो ये यहां पर दीर्घ कर देना है, और दीर्घ होने के बाद फिर क्या होगा, पुनः जो तो सु आएगा, स्वद्योत्पत्ति होगी और सकार का तो विसर्ग हो जाएगा। तो संघितोरुहु, इसी तरह से सफोरुहु, सकार करो तो विसर्ग। इसी तरह से जो तो लक्षणोरुहु,
अब यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, जो उ है सवर्ण दीर्घ हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। बस अंतर इतना सा है, लक्षणोरुहु और इसी तरह से वामोरुहु। बस ये है और यहाँ पर कुछ नहीं है। ये अनौपम्यार्थम मतलब उपमान अर्थ न हो, ऐसी स्थिति में ये उंग प्रत्यय करता है। तो ये वाला सूत्र हो गया। इसके बाद जो तो एक सूत्र आता है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और ये सूत्र है सारंगर्वादिन्यो गीन। तो सारंगर्वादिन्यो गीन, ये गीन प्रत्यय करने वाला एक ही सूत्र है। और ये सूत्र जो है तो सारंगर्वादी गण पठित जो शब्द हैं और अय प्रत्यांत जो शब्द हैं, तो सारंगर्वादी गण और अय प्रत्यांत ऐसे जातिवाचक प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीन प्रत्यय करता है। तो सारंगर्वादिन्यो गीन। ये सूत्र है सारंगर्वादिन्यो गीन। तो सारंगर्वात असारंगर्वात, फिर इसके बाद आता अयो मतलब अय। हाँ, इनसे जो होता क्या होता है, गीन प्रत्यय होता है। तो सारंगर्वात इसकी वृत्ति में है कि सारंगर्वादेहे अयो यो अकारः तदंताच्च जातिवाचिनो गीन स्यात्। मतलब सारंगर्वादी, तो सारंगर्वादी एक गण है और सारंगर्वादी गण में जो पठित शब्द हैं, और अयो मतलब अय प्रत्यांत, जिनसे अय प्रत्यय हुआ है ऐसे शब्द। तो अय प्रत्यांत शब्द, इनसे क्या होता है, गीन प्रत्यय होता है। तो सारंगर्वादी और अय प्रत्यांत ऐसे प्रातिपदिकों से, जातिवाचक प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीन होता है। तो जैसे कई बार होता है कि ये पूछते हैं कि भाई हम ये कैसे समझें कि यहाँ पर गीन प्रत्यय है, गींस प्रत्यय है या गी प्रत्यय है। तो यहाँ पर जैसे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और सूत्रों आप जो तो याद कर लो, क्योंकि सूत्र जब याद रहेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि ये सूत्र जो होता है ऐसी स्थिति में गीन करता है। अब जैसे मान लो सारंगर्वादी गण है, तो सारंगर्वादी गण में जो शब्द आते हैं जैसे कि सारंगर्वी, वैदी, ब्राह्मणी, तो ये शब्दों से याद कर लो कि सारंगर्वी, वैदी, ब्राह्मणी, ये जो तो 3 शब्द हैं। इसके बाद तो इस या मतलब सारंगर्वादिन्यो गीन, इस सूत्र के द्वारा सारंगर्वी और इसके बाद जो तो वैदी, अय प्रत्यय को उदाहरण है वैदी और ब्राह्मणी, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों में तीनों में सारंगर्वी, वैदी और ब्राह्मणी में गीन प्रत्यय होता है। इनको याद कर लो। सारंगर्वी, इसके बाद वैदी और इसके बाद ब्राह्मणी। तो सारंगर्वी, वैदी और ब्राह्मणी, ये 3 शब्दों में गीन प्रत्यय होता है। गीन में होता क्या है कि गकार नकार की संज्ञा होती है, यहां पर भी केवल ई ही बचता है। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गीप, गीस, गीन, ये 3 प्रत्यय हैं स्त्री प्रत्यय में। तो अब यहां पर क्या होता है कि स्वरूप तो केवल एक ही बचता है, ई ही बचता है। तो भाई ये गकार, नकार, पकार, शकार, इनको क्यों किया, तो इनका मतलब होता है स्वरों के विधान के लिए, ताकि इनको देख करके स्वर का विधान करें। जैसे कि यहाँ पर नकार की संज्ञा होती है तो नित है, तो नकार की संज्ञा होने से इन नित्यादिर नित्यम के द्वारा यहाँ पर आद्युदात्त स्वर होता है। तो आद्युदात्त स्वर यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो नकार की संज्ञा की है नित होने से आद्युदात्त स्वर के विधान के लिए यहाँ पर असूत्र है इन नित्यादिर नित्यम। तो आद्युदात्त होता है तो केवल स्वरों को विधान के लिए यहाँ पर जो होता है ये मतलब ऐसा जो होता अनुबंध यहाँ पर लगाया गया है। और बाकी गीप और गीस में वहाँ पर अंत्योदात्त होता है। तो ये है।
तो अब यहाँ पर जैसे कि ये सूत्र है सारंगर्वाद गीन, तो सारंगर्वाद, तो यहाँ पर समझ लेना कि सारंगर्वाद का मतलब होता है सारंगर्वादी गण। सारंगर्वादी गण है, मतलब सारंगर्वादी एक गण है, उस गण में पठित जो शब्द हैं। इसके बाद अयो, अयो का मतलब होता है अप्रत्यांत, अयो मतलब अप्रत्यांत, ऐसे जो तो प्रातिपदिकों से, ऐसे जातिवाचक प्रातिपदिकों से गीन प्रत्यय होता है। गीन में भी नकार गकार की संज्ञा केवल ई बचता है। अब जैसे मान लो सारंगरव शब्द था, असारंगरव, सारंगरव से सारंगरव शब्द से क्या कर दो, गीन कर दो। अब गीन में गकार नकार की संज्ञा केवल ई बचेगा, यच भम से भा संज्ञा और यच से तिचा से वकार उत्तरवर्ती आकार का लोप, इसके बाद मिला दोगे तो बन जाएगा सारंगर्वी। इसी तरह से वैध शब्द से, तो वैध शब्द रहता है विदस्य अपत्यम स्त्री, तो वैध शब्द से भी यहां पर वैध शब्द से विदस्य अपत्यम स्त्री, यहां पर तस्य अपत्यम, ऐसी स्थिति में अनश्यानंतरीय विदादिभ्यो ऐ, एक सूत्र है तद्धित में अनश्यानंतरीय विदादिभ्यो ऐ सूत्र के द्वारा ऐ प्रत्यय होता है, तो ऐ प्रत्यांत है ही। वैध शब्द से यहां पर ऐ प्रत्यय हुआ है, तो वैध शब्द से क्या कर देना कि यहां पर जाते हैं अस्त्री विषयात अयोपधात, एक सूत्र है जो पहले पढ़े थे। इस सूत्र के द्वारा यहां पर गीस प्राप्त था, लेकिन गीस को बाध करके, क्योंकि जातिवाचक में वो गीस करता है, जाते अस्त्री विषयात अयोपधात, तो उसको बाध करके सारंगर्वाद गीन से गीन होता है, तो बन जाता है, गीन होगा तो वैधी बन जाएगा। इसी तरह से ब्राह्मण शब्द है, ब्राह्मण स्त्री, तो ब्राह्मण स्त्री में यहां पर भी क्या कर देना कि ब्राह्मण शब्द से भी ये जातिवाचक है, तो जाते स्त्री विषाद अयोपधात से यहाँ पर गीस प्राप्त था, उसको बाध करके सारंगर्वादन्यो गीन से क्या हो जाता है, गीन हो जाता है, तो बन जाता है ब्राह्मणी। तो इतना है, इसको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसको विस्तार करना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको मुख्य जो याद करना है, जो पूछा जाता है या जितने से समझ में आ जाए उस चीज़ को अपन समझ लेते हैं। तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि सारंगर्वादन्यो गीन, ये सूत्र मुख्य रूप से गीन करता है। तो कई बार ये भी पूछता है कि सारंगर्वादन्यो इस सूत्र के द्वारा कौन सा प्रत्यय होता है, तो इसके द्वारा गीन प्रत्यय होता है। पहले तो ये ध्यान रखना, सारंगर्वी वैदी ब्राह्मणी में कौन से प्रत्यय हुए हैं, तो यहां पर गीन प्रत्यय हुए हैं। ये चीज को ध्यान रखना कि यहां पर गीन प्रत्यय हुआ है, तो एक ये चीज ध्यान रखने लायक है। अब ये पूछ लेगा कि सारंगर्वी में कौन सा प्रत्यय है, किस सूत्र के द्वारा है, तो यहां पर गीन प्रत्यय है, सूत्र है सारंगर्वादन्यो गीन। इसी तरह से वैदी और ब्राह्मणी में, तो ये हो गया। इसके बाद यहां पर अब एक वार्तिक आता है, और वार्तिक है नी नरयोः वृद्धिश्च। तो नी नरयोः वृद्धिश्च एक वार्तिक है, नी नरयोः नरयो वृद्धिश्च नि नरयोः वृद्धिश्च, ये वार्तिक है। नृनरयोः वृद्धिश्च ये वार्तिक है, और इससे जो तो प्रयोग बनता है नारी। तो आपको ध्यान रखना कि ये पूछा जाता है कि नारी में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो नारी में भी गीन प्रत्यय हुआ है, नारी में भी गीन प्रत्यय हुआ है। तो यहां पर नारी, अब नारी शब्द में पहली बात ध्यान रखना कि इसमें गीन प्रत्यय हुआ है। यहां पर होता क्या है, ये जो वार्तिक है नृ नरयोः वृद्धिश्च, ये कहता है कि नृ और नर, यहां पर दो शब्द हैं, एक तो है नृ और दूसरा है नर। तो ये कह रहा है कि नृ और नर, इन शब्दों को नृ नरयोः वृद्धिश्च, मतलब इनको वृद्धि होती है। नृ नरयोः वृद्धिश्च मतलब इनको वृद्धि भी होती है, और चकारात गीन प्रत्यय भी होता है। तो ध्यान रखना कि नृ नरयोः वृद्धिश्च ये वार्तिक है। ये वार्तिक कहता है कि नृ और नर इन जातिवाचक शब्दों को स्त्रीत्व की विवक्षा में गीन प्रत्यय होता है, और साथ ही क्या होते हैं, वृद्धि होती है। तो साथ ही जो है तो प्रकृति, वृद्धि किसको होगी, प्रकृति को। प्रकृति मतलब ये, ठीक है, तो ये प्रकृति है। तो नृ और नर, तो नृ और नर शब्द है, तो नृ और नर शब्द से क्या कर दो, जैसे मान लो नृ शब्द है,
और नृ शब्द से इसी सूत्र इसी वार्तिक से क्या कर दो, गीन कर दो। इसी तरह से नर है और नर से भी क्या कर दो, गीन कर दो। गीन में क्या है, गकार नकार की संज्ञा, केवल ई बचेगा। अब ये इसी वार्तिक से ये क्या कहता है कि नृ नरियो वृद्धिश्च, मतलब नृ और नर को वृद्धि भी होती है। तो नृ में जो री है, री को वृद्धि क्या होगी, आर, है ना, तो इसके आर वृद्धि होगी तो नार ई, इसके बाद जो तो मिला दोगे तो बन जाएगा नारी। इसी तरह से नर को वृद्धि हो जाएगी तो नार, इसको मिला दोगे तो ये भी बन जाएगा नारी। तो नृ से भी नारी बनता है और नर से भी नारी बनता है। यहां पर दोनों शब्द से, नृ से गीन और नर से गीन, और गीन में गकार नकार की संज्ञा, और यहां पर क्या हो जाए, दोनों को वृद्धि हो जाती है। वार्तिक है नृ नरियो वृद्धिश्च, इससे जो तो वृद्धि हो जाती है तो बन जाता है नारी। तो नारी में ध्यान रखना कि नारी में भी गीन प्रत्यय हुआ है। तो यही है यहाँ पर नृ नरियो वृद्धिश्च। तो ये भी हो गया, ये काफ़ी बार ये पूछा जाता है नारी में किससे, मतलब कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर गीन प्रत्यय है और वार्तिक है नृ नरियो वृद्धिश्च। वृद्धि किससे होती है, तो इसी से वृद्धि भी होती है। तो एक ये है। इसके बाद एक अंतिम सूत्र आता है इसका युनस्ति। और युनस्ति जो है ये अंतिम स्त्री प्रत्यय का अंतिम सूत्र है। युनस्ति ती प्रत्यय विधायक सूत्र है। तो इससे क्या होता है, युनस्ति से ती प्रत्यय होता है। तो ती प्रत्यय में यहां पर सूत्र है युनस्ति ही। युनस्ति, युनस्ति क्या है, सूत्र है। और ये कहता है युनस्ति, युनस्ति का मतलब होता है युनस्ति, युनस्ति का इसका अर्थ होता है कि युवन शब्द से, युवन शब्द से यहां पर इसकी वृत्ति में है कि युवन शब्दात स्त्रियां ति प्रत्यय स्यात्। तो युवन शब्दात, युवन शब्दात युवन शब्दात स्त्रियां ति प्रत्यय स्यात्। इसका मतलब यह है कि युवन शब्दात, अर्थात युवन शब्द से स्त्रियां, मतलब स्त्रीत्व की विवक्षा में ति प्रत्यय होता है। तो युवन शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ति प्रत्यय होता है, ये कहता है। और प्रयोग बनता है युवती ही, प्रयोग है युवती ही। तो युवन शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ति प्रत्यय होता है तो प्रयोग बनता है युवती। तो यहां पर क्या होगा कि युवन शब्द है, युवन शब्द से ति प्रत्यय हो जाएगा। ति प्रत्यय होने पर युवन की एक सूत्र है स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। स्वादिषु असर्वनाम स्थाने ये सूत्र जो है तो पद संज्ञा का विधान करता है। ति के परे रहते इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। सूत्र स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। तो इसकी पद संज्ञा होने पर एक सूत्र है नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य जो सूत्र है, उस सूत्र से क्या होगा, युवन शब्द के नकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो युवन शब्द के नकार का लोप हो जाएगा तो युवती और मिला दोगे तो युवती, सु आएगा, सु का क्या कर दो, रुत्त विसर्ग कर दो तो बन जाएगा युवती। ऐसे इसको जो तो बना लेना है युवती। तो यह भी पूछा जाता है कि युवती में कौन सा प्रत्यय है, तो युवती में ति प्रत्यय हुआ है। सूत्र है युनस्ति। इस सूत्र से जो तो ति प्रत्यय होता है। युनस्ति सूत्र की वृत्ति है युवन शब्दात स्त्रियां ति प्रत्यय स्यात्, अर्थात युवन शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ति प्रत्यय होता है। तो युवन शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ति प्रत्यय, प्रयोग है युनस्ति। तो यहीं पर स्त्री प्रत्यय जो तो समाप्त होता है लोक सिद्धांत का। तो आज अब यहीं पर अपनी कक्षा को हम विराम करते हैं। फिर इसके बाद अगले, मतलब अभी समास की कक्षा है, समास की कक्षा और अजंत पुल्लिंग चल रहा है तो इनकी कक्षा होगी। और व्याकरण महाभाष्य भी है, उसको भी अभी पढ़ाना है। तो फिर क्रम से जो तो कक्षाएं प्राप्त होंगी। इसी के साथ नमस्कार।